बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज यानी 11 जुलाई 2024 से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ताइवान। जैविक उत्पादों के लिए भारत और ताइवान देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है। भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता एमआरए नई दिल्ली में व्यापार संबंधी 9वें कार्य समूह की बैठक के दौरान लागू किया गया है। तेलंगाना के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र। तेलंगाना के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में डॉक्टर जितेंद्र को नियुक्त किया गया है। तेलंगाना में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में किसे 7वीं रैंक मिली है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋतुराज गायकवाड़। आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ऋतुराज गायकवाड़ को 7वीं रैंक मिली है। भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। एरियन 6 रॉकेट को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईएसए। एरियन 6 रॉकेट को ईएसए अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने अपने हेवी लिफ्ट रॉकेट एरियन 6 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओम बिरला। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व ओम बिरला करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री को किस बैंक ने 2514.22 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। केंद्रीय वित्त मंत्री को बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने 2514.22 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2514.22 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा है। हाल ही में भगवद गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इग्नू। हाल ही में भगवद गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इग्नू बना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने भगवद गीता अध्ययन के लिए 2024-25 में एक नए एमए पाठ्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। यह कोर्स जुलाई 2024 में शुरू होगा और इसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पेश किया जाएगा। हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किसे एमडी और सीईओ नामित किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नवीन चंद्र झा। हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने नवीन चंद्र झा को एमडी और सीईओ नामित किया है। श्री नवीन चंद्र झा को सिंगापुर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है।
वह मूल कंपनी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा श्री किशोर कुमार पोलुदास का स्थान ले रहे हैं। श्री नवीन चंद्र झा को भारतीय स्टेट बैंक में लगभग 3 दशकों का अनुभव है। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बांग्लादेश बना है। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को समूह के 5वें सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया है। इससे पहले इस समूह में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल थे। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना साल 2020 में की गई थी। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाशिंगटन। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन वाशिंगटन में किया गया। हाल ही में सैन्य गठबंधन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया। इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में न्यूनतम 40 बिलियन यूरो $43.28 बिलियन की धनराशि प्रदान करने पर विचार किया गया। नाटो 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, डीवाई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन डीवाई चंद्रचूड़ ने किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया। यह एक बहु-सुविधा केंद्र है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने ब्राजील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का स्वागत किया और उन्हें भारत का एक महान मित्र बताया। किसे हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, शंकर नारायण। शंकर नारायण हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के शीर्ष अस्पताल आर्मी हॉस्पिटल R&R के कमांडेंट के रूप में पद संभाला है। वह 1982 यू बैच के पूर्व छात्र है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर ने नई दिल्ली से नियोनेटोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल उपविशेषज्ञता की और किंग्स कॉलेज अस्पताल लंदन में बाल चिकित्सा लीवर प्रत्यारोपण में प्रशिक्षण लिया है। हाल ही में मनोज बजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीयूष पांडे। हाल ही में मनोज बजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक पत्रकार पीयूष पांडे द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक भारत के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक के जीवन की गहन झलक प्रदान करती है, जो सेलिब्रिटी बायोग्राफी की दुनिया में अपनी ईमानदारी और प्रेरणादायक कथा के लिए अलग बनती है। हाल ही में मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। हाल ही में मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया है। ब्रिटेन में रहने वाले किशोर ओरेन नोल्सन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए ब्रेन इम्प्लांट लगाया गया है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस, जो मस्तिष्क में गहरे तक विद्युत संकेत भेजती है, ने नोल्सन के दिन के समय होने वाले दौरे 80% तक कम कर दिए हैं। हाल ही में फिलीपींस और किस देश ने पारस्परिक पहुंच समझौते RAA पर हस्ताक्षर करके अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा दिया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, जापान। हाल ही में फिलीपींस और जापान देश ने पारस्परिक पहुंच समझौते RAA
पर हस्ताक्षर करके अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा दिया। फिलीपींस और जापान ने चीन के साथ तनाव के बीच क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए पारस्परिक पहुंच समझौते RAA पर हस्ताक्षर किए। प्रशिक्षण और आपदा प्रतिक्रिया के लिए उपकरण और सैन्य प्रवेश को आसान बनाने वाला यह समझौता जापान का एशिया में पहला समझौता है। फिलीपींस और जापान के रक्षा मंत्रियों ने दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। यह समझौता एशिया में अमेरिका के दो प्रमुख सहयोगियों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करता है। 2024 ओलंपिक के लिए भारत का शेफ डी मिशन किसे चुना गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गगन नारंग। 2024 ओलंपिक के लिए भारत का शिफडी मिशन गगन नारंग को चुना गया है। 4 बार के ओलंपियन और 2012 के कांस्य पदक विजेता गगन नारंग ने 2024 ओलंपिक के लिए भारत के शिफडी मिशन के रूप में मैरी कॉम की जगह ली। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने घोषणा की, मैरी कॉम ने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पद छोड़ दिया। IOA अध्यक्ष PT उषा ने एथलीटों की तैयारियों पर भरोसा जताया। PV सिंधु महिला ध्वजवाहक होंगी। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक चलेगा। हाल ही में भारत और रूस किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 2030। हाल ही में भारत और रूस वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रूस ने 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने और पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में नागरिकों की मौतों को रोकने का आग्रह किया। रूस अपनी सेना में भारतीय भर्तियों की रिहाई में तेजी लाएगा। संयुक्त वक्तव्य में यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया और इसमें जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय अनुसंधान, कानूनी मध्यस्थता और दवा प्रमाणन पर समझौता ज्ञापन शामिल थे। दिल्ली में आज बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक। नई दिल्ली में 11 जुलाई को बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। यह बैठक 2 दिन चलेगी। इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। बिम्स्टेक में शामिल होने के लिए थाईलैंड के विदेश मंत्री मारिस सांगियामपोंगसा और भूटान के विदेश मंत्री DN धुंगेल दिल्ली पहुंचे हैं। इस बैठक में सुरक्षा, दूरसंचार, व्यापार और आपसी सहयोग पर बातचीत होगी। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। यह बंगाल की खाड़ी से सटे हुए देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 7 देश शामिल हैं और पाकिस्तान को इससे अलग रखा गया है। इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1997 में बनाया गया था। शुरुआत में इसमें 4 देश थे और इसे बिस्ट EC यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग संगठन कहा जाता था। 22 दिसंबर 1997 में म्यांमार को शामिल करने के बाद इसका नाम बिम्स्ट EC हो गया था। 2004 में भूटान और नेपाल को इसमें शामिल किया गया तो इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य देश बना बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार DNSA स्तर की बैठक 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई। भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका ने बांग्लादेश का CSC के 5वें सदस्य के रूप में स्वागत किया। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है।
इसे 2011 में एक त्रिपक्षीय हिंद महासागर समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में गठित किया गया था, जिसके सदस्य भारत, श्रीलंका और मालदीव थे। शुरुआत में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन को 3 सदस्यों द्वारा शुरू किया था, लेकिन 2021 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने अपनी सदस्यता और इसके दायरे दोनों का विस्तार किया। चौथे सदस्य के रूप में मॉरिशस शामिल किया गया। वर्तमान में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5 सदस्य और 1 प्रेक्षक देश शामिल हैं। आईआरएस ऑफिसर को नाम और लिंग बदलने की मंजूरी मिली। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस (आईआरएस) की एक ऑफिसर को लिंग परिवर्तन करने की मंजूरी दे दी है। इस डिसीजन के बाद मिस एम अनुसूया को भविष्य में मिस्टर एम सूर्या के नाम से जाना जाएगा। वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार आईआरएस ऑफिसर एम अनुसूया ने सरकार के पास अपने लिंग परिवर्तन की याचिका दाखिल की थी। वे महिला से पुरुष बनना चाहती थीं। वे हैदराबाद में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) की क्षेत्रीय बेंच में ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में तैनात हैं। वे 2013 बैच की आईआरएस ऑफिसर हैं। यह केस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के करीब 10 साल बाद सामने आया है, जिसमें तीसरे लिंग को मान्यता दी गई थी। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को मान्यता देते हुए कहा था कि जेंडर आइडेंटिटी व्यक्तिगत पसंद है। 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब किसी व्यक्ति के स्थायी शारीरिक, रोमांटिक और भावनात्मक आकर्षण से है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि ट्रांसजेंडर को मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जाए, जिसमें सम्मान के साथ जीवन और आज़ादी का अधिकार, निजता, व्यक्ति स्वतंत्रता, शिक्षा, हिंसा और शोषण के खिलाफ अधिकार शामिल हैं। यूपी में राज्य पक्षी सारस की आबादी बढ़ी। 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य पक्षी सारस की कुल आबादी राज्य में बढ़कर 19,918 हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 396 सारस पक्षी की वृद्धि हुई है। राज्य में 10,000 नागरिकों की मदद से वन विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन जनगणना आयोजित की गई थी। समय के साथ राज्य में सारस पक्षी की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। 2021 में राज्य में 17,329 सारस की गिनती हुई थी, जो 2022 में बढ़कर 1918822023 में 19,522 और 2024 में 19,918 हो गई। 10 वर्षों में पहली बार राज्य के मऊ वन प्रभाग में 6 सारस पक्षी गिने गए। सारस पक्षी की सबसे अधिक संख्या 3,289 इटावा वन प्रभाग में देखी गई थी। इटावा वन प्रभाग के बाद सबसे ज्यादा सारस पक्षी मैनपुरी वन प्रभाग 2,945 में देखी गई है। पक्षियों की गणना उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र में की जाती है, न कि निजी भूमि पर, जहां पर भी ये पक्षी अक्सर पाए जाते हैं। सारस पक्षी को 2014 में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पक्षी है जो उड़ सकता है। ये आर्द्रभूमि क्षेत्र में घोंसला बनाते हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद ने भगवद गीता पर हाथ रख शपथ ली। ब्रिटेन की संसद में 10 जुलाई को भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवद गीता पर हाथ रखकर सांसद पद की शपथ ली। उन्होंने ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से लीस्टर ईस्ट सीट से जीत दर्ज की है। लीस्टर ईस्ट को लेबर पार्टी का गढ़ माना जाता है। शिवानी ने यहां 37 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी को जीत दिलाई है। शिवानी ब्रिटेन की सबसे यंग सांसदों में से एक है और अभी 27 साल की हैं। शिवानी के माता
पिता 1970 के दशक में गुजरात से लंदन गए थे। शिवानी ने ब्रिटेन की डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी से फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक साइंस से ग्रेजुएशन की। इसके बाद उन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड्स के साथ काम किया। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव हुए थे और 5 जुलाई को नतीजे आए। इसमें सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद लेबर पार्टी से चुनाव हार गई थी। इसके कुछ घंटे बाद भारतवंशी ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेबर पार्टी के 61 साल के कीर स्टारमर देश के 58वें प्रधानमंत्री बन गए थे। पार्टी ने कुल 650 सीटों में से 412 पर जीत दर्ज की थी। हर दिन विश्व में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो कि एक महत्वपूर्ण इतिहास बन जाता है, जैसे खेल जगत में रिकॉर्ड बनाना, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म या मृत्यु, आज के दिन का महत्वपूर्ण दिन, विज्ञान में आविष्कार आदि। करंट अफेयर के माध्यम से यह जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं।